नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिक डे के दिवस पे आज हमें एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है डीआरडीओ की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने रिसेंटली आकाश एनजी मिसाइल को टेस्ट फायर किया था और ये जो टेस्टिंग थी ये प्रॉपरली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि असल में ये जो एनजी मिसाइल है, एनजी हेयर स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ये किस तरीके से हमारी जो पुरानी आकाश के वेरिएंट्स है उससे किस तरीके से ये काफ़ी बेहतर है। नाउ आकाश के बारे में आपको मालूम होगा कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप मिसाइल्स जो कि इंडियन आर्मी और इवन इंडियन एयरफोर्स काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ करती आई हैं। अब उसी में डीआरडीओ ने थोड़ी सी अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर दिया है, जिसको कि ये एनजी बोल रहे हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, हाउ आर दी एनजी मिसाइल्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वेरिएंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और मुझसे ट्विटर पे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और आज स्टडी आईक्यू ऐप पर आखिरी दिन है रिपब्लिक डे की सेल का, जिसके चलते आपको सभी कोर्सेज के ऊपर हम 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हैं यदि आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं अनिरुद्ध 10 के नाम से। ऑल्सो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें। इट इज़ बेटर देन अ टेस्ट सीरीज। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। ऑल राइट, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है जब भी कोई डीआरडीओ नई मिसाइल का टेस्ट करता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि अब इन्होंने ये मिसाइल टेस्ट कर दी है, अब ये वाली मिसाइल टेस्ट कर दी है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर मिसाइल। देखिए, हम सारी की सारी मिसाइल्स तो इस एक वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकता हूं कि इंडिया का जो असल में मिसाइल प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलाया जाता है अंडर द एजेस ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था असल में इसको अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट की तरफ से सन 1983 में। उसके पहले भी इंडिया मिसाइल्स बना रहा था और मिसाइल्स को यूज़ कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो प्रोग्राम था वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। एंड ये वाला जो प्रोग्राम था भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा शुरू किया गया था और इनका मकसद यही था कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता अटेन करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भारत सभी के सभी जो मिसाइल्स हैं उसको अपने ही घर में बनाए, उसको इंडिजिनसली बनाए, हमें बाहर से प्रोक्योर ना करनी पड़े। उस टाइम से इवन दो हम आज भी बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी घर पे डेवलप करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इस IGMDP के तहत हमने हर एक तरह की मिसाइल को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। जितने भी तरह की मिसाइल्स आज की डेट में किसी भी आर्मी, कोई भी दुनिया की आर्मी जो यूज़ करती है, ऑलमोस्ट हर एक तरह की मिसाइल भारत मैन्युफैक्चर करता है अंडर दी IGMDP, जिसमें कि अगर आप देखें सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका नाम है पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज है जिसका नाम है अग्नि, उसके बाद शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है त्रिशूल, देन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, एंड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है नाग के नाम से। तो ये सारी की सारी मिसाइल्स आपकी IGMDP के तहत बनाई जा रही हैं। क्लियर है ये बात? नाउ इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे हैं आकाश मिसाइल की, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है MRSAM, तो इनको SAM मिसाइल्स कहा जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है, और ये MR इसलिए बिकॉज ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश मिसाइल की बात करें तो दिस इज़ अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। मोबाइल कहने का मतलब आप इसको बड़ी आसानी से, पोर्टेबल है ये, कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। कोई भी एक छोटा सा ट्रक भी होता है तो वो भी आकाश मिसाइल को कैरी कर सकता है, बिकॉज सरफेस टू एयर है तो नीचे सरफेस टू एयर यानी कि ये धरती से ऊपर किसी एरियल टारगेट को टारगेट कर सकती है। कोई विमान हो सकता है, कोई एनिमी का फाइटर जेट हो सकता है, किसी भी तरह का कोई एनिमी की तरफ से आने वाली मिसाइल भी हो सकती है, उसको टारगेट कर सकती है। इसको आप सरफेस से शूट कर सकते हैं। इसकी डेवलपमेंट करी थी डीआरडीओ ने और प्रोडक्शन करी थी भारत की PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा फॉर मिसाइल सिस्टम्स। तो देखिए इसमें क्या है कि जो BDL है असल में वो केवल मिसाइल सिस्टम्स के लिए BDL इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसके बाद टाटा पावर भी है, देन लार्सन एंड टूब्रो भी है, ये भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ और पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं
कि जो आकाश मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग केवल और केवल भारत डायनेमिक्स कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये सारी कंपनीज भी हैं, BEL, उसके बाद टाटा पावर एंड L&T, ये सब कंपनीज भी हैं जो कि असल में आकाश मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब ये जो आकाश मिसाइल है, एज अ टोल्ड यू, इसकी जो क्षमता है, ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकती है, तबाह कर सकती है। इट कैन बी अ फाइटर जेट, इट कैन बी अ क्रूज मिसाइल, यानी कि सामने एनिमी की तरफ से क्रूज मिसाइल आ रही है, या फिर इट कैन बी एन एयर टू सरफेस मिसाइल। मान लीजिए एनिमी ने एयर टू सरफेस मिसाइल शूट किया, इधर से हमने सरफेस टू एयर मिसाइल शूट कर दिया, और ये दोनों जो है आपस में कोलाइड कर सकते हैं। उस केस में हमारी मिसाइल इस मिसाइल को टारगेट कर सकती है। इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि बहुत ही बड़ी रेंज वाली मिसाइल्स होती हैं, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से भारत इसको यूज़ कर रहा है। अगर मैं प्रिसाइजली ध्यान रखूं तो आई थिंक 2008 की ये बात है जब हमने आकाश मिसाइल्स को फॉर्मली इंडक्ट कर लिया था, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है दोनों इसको यूज़ कर रही हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे जो गतिरोध चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, एंड इस पर्टिकुलर टेंशंस में भी इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ओवर हेयर यू कैन सी 27 जून 2020 की ये खबर है। इंडिया डिप्लॉयज आकाश मिसाइल्स एट लद्दाख LAC इन ऑर्डर टू टैकल द चाइनीज थ्रेट। सो इस मिसाइल्स पे भारत ने हमेशा से ही रिलाई किया है। नाउ अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें, इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस आती हैं, तो देखिए सबसे पुरानी मिसाइल जो है हमारी, उसका नाम है आकाश 1S। इसको इनफॉर्मली मार्क 1 भी कहा जाता है। इसकी रेंज बहुत ही कम है, इसकी रेंज मात्र 30 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और ये जो वॉरहेड, एक 60 किलोग्राम का ये वॉरहेड कैरी कर सकती है। तो 30 किलोमीटर की जो रेंज होती है बहुत ही कम होती है, राइट। इसी चीज़ को और बेहतर हमने किया मार्क 2 में, जिसमें कि हमने इसकी रेंज को बढ़ाकर 40 किलोमीटर कर दिया, एंड जिसकी वजह से इसकी, और साथ में हमने इसकी एक्यूरेसी में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां करी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो इवन मार्क 1 और मार्क 2 थी, ये दोनों की दोनों मिसाइल्स, ये असल में एक बहुत ही लोअर जनरेशन में फॉल कर रही थी, बिकॉज केवल रेंज की ही बात नहीं है, जो इसके अंदर सब कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। लेकिन जो आकाश NG है, जो इसका लेटेस्ट वेरिएंट है, दिस रियली स्टैंड्स अपार्ट, क्योंकि इसके थ्रू हम वाकई में उस कैटेगरी में आ चुके हैं जिसमें कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स, आपने सुना होगा रशिया की S-400 है, या फिर USA की पेट्रियट मिसाइल्स हैं, उस कैटेगरी में हम एटलीस्ट प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं, जिसको कि अब हम इंडिजिनसली बना रहे हैं। दैट इज़ वाई ये वैसे तो लॉन्च कोई खास बड़ा लॉन्च नहीं था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, दिस मेक्स इट अ वेरी वेरी ह्यूज एंड एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर द DRDO एंड इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, सभी के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ये। अब इसकी रेंज भी कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, केवल 80 किलोमीटर की रेंज है। अगर हम तुलना करें रशिया की S-400, S-300 से, इवन S-500 भी आ रही है, जिसमें उनकी रेंज 300, 400, 500 किलोमीटर के आसपास है, तो रेंज हमारी 80 किलोमीटर की है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैंने साथ में 2 बातें और लिखी हैं। इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रेडार है, और ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है। इन दोनों को समझते हैं, ये क्या खास चीज़ें हैं जो कि पहली बार मैं समझता हूं भारत ने अपने किसी इंडिजिनस मिसाइल में जिनको ऐड ऑन किया है। सबसे पहले ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका टारगेट है, ठीक है, और इस टारगेट को आके आपकी मिसाइल ने हिट करना है, तो जब आके मिसाइल हिट करेगी, धमाका कब होगा, जब ये मिसाइल एक्चुअली टारगेट को जाके टच करेगी। इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट फ्यूज, यानी कि जब तक आपकी मिसाइल उस टारगेट को जाके हिट नहीं करेगी, तब तक आपकी मिसाइल जो है वो ब्लास्ट नहीं करेगी। लेकिन अब क्या है, अब भारत ने जो इस आकाश NG मिसाइल में नया फ्यूज जोड़ा है, इसका नाम है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। यानी कि ये आपका टारगेट था, आपकी जब मिसाइल एक निर्धारित दूरी के आसपास पहुंच जाती है कि जी ये टारगेट की इतनी दूरी के आसपास पहुंच चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाती है। इसका मतलब अब आप टारगेट को, जो आपकी टारगेटिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, अब आपका जो टारगेट है वो आपसे बच नहीं सकता। सो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इज अ फ्यूज विच डेटोनेट्स एन एक्सप्लोजिव डिवाइस ऑटोमेटिकली व्हेन द डिस्टेंस टू द टारगेट बिकम्स स्मॉलर दैन अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। तो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है, अगर उससे कम दूरी हो चुकी है तो आपका जो फ्यूज है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, जिसके चलते आपका जो एक्सप्लोजिव डिवाइस है वो डेटोनेट कर जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, जिसके चलते आपकी जो लिथैलिटी है, आपके वेपन की जो लिथैलिटी है, मारने की क्षमता है, ये 5 से 10 गुना बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर फ्यूजेस। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस पर्टिकुलर मिसाइल में ऐड ऑन करी गई है।
सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमने ऐड करी है दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड मल्टी फंक्शन रेडार। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझेंगे तो और भी मजा आएगा। ये देखिए, ये आपका टारगेट है, ठीक है, आपकी मिसाइल यहां से आ रही है। अब क्या हुआ कि आपकी मिसाइल की एक रेडियो वेव है जो कि आपके टारगेट ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। अब क्योंकि आपकी मिसाइल की एक सिंगल रेडियो वेव है, ध्यान दीजिए, एक सिंगल रेडियो वेव है जो कि आपके टारगेट ने आइडेंटिफाई कर ली है। अब इसके चलते क्या होता है, क्योंकि टारगेट भी सतर्क है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है अगर उसको मिसाइल की रेडियो वेव के बारे में भनक लग जाती है। ये वाला जो सिस्टम था ये भारत की पुरानी मिसाइल्स में इस्तेमाल हो रहा था, जिसको कि हम बोलते थे पेसा। पेसा यानी कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। लेकिन अब जो सिस्टम है, अब हमने इंक्लूड कर लिया है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, जिसमें कि आपकी मिसाइल की एक सिंगल रेडियो वेव नहीं होती है, आपकी मिसाइल की मल्टीपल रेडियो वेव्स होती हैं। क्योंकि आपकी मिसाइल की मल्टीपल रेडियो वेव्स हैं तो आपका जो टारगेट है, अगर मान लीजिए वो सतर्क भी है तो उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि असल में मिसाइल किस डायरेक्शन से आ रही है, तो वो अपने आप को, उसका जो बचना है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, पहले वाला जो मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एंड दूसरे वाला एसा या फिर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये आपकी मिसाइल की लिथैलिटी को और प्रिसिजन और एक्यूरेसी को काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर देती हैं। दैट इज व्हाट मेक्स दिस मिसाइल अ यूनिक मिसाइल जो कि भारत ने अब टेस्ट की है। फाइनली आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने इसको अनाउंस किया थ्रू ट्विटर, सक्सेसफुल मेडन टेस्ट लॉन्च ऑफ आकाश एनजी मिसाइल, अ न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल मेंट फॉर यूज बाय इंडियन एयरफोर्स विद द एम ऑफ इंटरसेप्टिंग हाई मैन्यूवरिंग एंड लो आरसीएस एरियल थ्रेट्स। इसको देखिए, ये वाली इमेज भी उन्होंने रिलीज करी है। खैर, जो मेरा मेन टारगेट था आपको समझाने का वो यही था कि इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी और प्रिसिजन है इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस मिसाइल्स। और इसीलिए इनका स्टेटमेंट यही कहता है कि दिस मिसाइल कैन इंटरसेप्ट हाई मैन्यूवरिंग एरियल थ्रेट्स। अब अगेन इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए आपने अपनी मिसाइल को फायर किया और आपका टारगेट है, लेकिन आपका टारगेट एक जगह पे लगा नहीं हुआ, आपका टारगेट खुद भी बहुत मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको आपकी मिसाइल भी ऐसी चाहिए जो कि ऐसे मैनूवरेबल टारगेट को भी टारगेट कर सके, जो कि ऐसा मैनूवरेबल एरियल थ्रेट हो जिसको हमें टारगेट करना हो। तो उस केस के लिए हमारी जो मिसाइल है अब ये पूरी रूप से सक्षम हो चुकी है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आकाश एनजी मिसाइल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से द एनजी मिसाइल इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट्स। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।